हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा है, या हम कह सकते हैं जो स्पेशल एजुकेटर, जिसको हम BS टेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो पांचों सब्जेक्ट है वहाँ पे हम उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसका मॉक टेस्ट करते हैं यहाँ पे, या प्रैक्टिस सेट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट करने का तरीका ये रहता है कि हम सिर्फ क्वेश्चन को टिक करके आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, तो सही हुआ तो क्यों सही हुआ। एक बेहतर एनालिसिस के साथ हम करते चले आ रहे हैं। और अभी तक यहाँ पे करीब ये मान चलिए हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए, हर एक सब्जेक्ट का 2-2 प्रैक्टिस सेट करा चुका है। अब ये तीसरा चल रहा है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के जो पेडागोजी यहाँ पे 15 नंबर उसके बारे में। हालांकि हम चाहते हैं तो 15 नंबर का जो यहाँ पे कंटेंट आपका आता है जो कि पैसेज बेस्ड होता है, जो कि बहुत आसान होता है, आप इजीली उसमें से देख के पिक कर सकते हैं, तो उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका टाइम खाली जाता। अब हम बात करेंगे जो 15 नंबर पेडागोजी है एक बेहतर तरीके से, ताकि आपको चीज़ें की समझ विकसित हो कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। ठीक, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, आप देखिए कंसीडर द सेंटेंस स्टेटमेंट ए एंड रिगार्डिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मतलब यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे सेंटेंस एक दिया ए और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक बी, 2 सेंटेंस दिए गए किसके लिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में। तो क्या सही है क्या गलत आपको चूज करना है। ठीक, पहले ऑप्शन की यहाँ बात की जाती है, यहाँ क्या दिया है, इट फोकस ऑन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस करेक्टली। बिल्कुल सही। अगर आप ग्रामर ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो उसका जो ट्रांसलेशन है उस सेंटेंस को करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, द रोल ऑफ टीचर इज़ टू फॉलो द लेसन एंड रोल ऑफ स्टूडेंट इज़ टू मेमोराइज द वर्ड। अब देखो इसमें जो टीचर का रोल होता है क्या सिर्फ और सिर्फ लेसन को फॉलो करना है, और स्टूडेंट का रोल क्या है, मेमोराइज करना वर्ड को। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे बच्चा सीखता है, अधिगम करता है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड आगे मेमोराइज द वर्ड, ये गलत हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ दिया है कि टीचर जो सिर्फ फॉलो कर रहा है लेसन को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन की बात करें तो ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जो कि है ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि यूजिंग गेस्चर एक्सप्रेशन एंड एक्शन इज वन ऑफ द टेक्निक यूज टू टीच। जब हम गेस्चर का यूज़ करते हैं, अपने एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं और एक्शन का यूज़ करते हैं, तो क्या चीज़ें पढ़ाते हैं। तो ग्रामर में यूज़ करते में तो वहाँ तो रूल वगैरह बताया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, स्पेलिंग में जैसे मान लो एप्पल की स्पेलिंग बताओ APPLE, तो हाँ एक्सप्रेशन तो करो, हो सकता है एक्शन को, बट यहाँ पे गेस्चर का यूज नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या, वोकैबुलरी पढ़ाते समय हम लोग गेस्चर का भी यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं और एक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वोकैबुलरी। चौथा प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन से हम मतलब कोई, क्योंकि हम लोग यहाँ से बोलते हैं तो हो जाएगा, बहुत होगा तो एक्सप्रेशन यहाँ पे देंगे और बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तीसरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो दीदी वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस टू गेट ए बर्ड्स आई व्यू ऑन ए बुक आइडेंटिफाई इट। अगर हम मतलब कोई बुक, किसी बुक को एक बर्ड आई की तरह देखते हैं। देखो अब बर्ड का जैसे मान लो एक बर्ड है तो किस तरह, एक बार फटाक से इधर देखिए, फटाक से इधर देखिए, देखते हैं ना, लेफ्ट और राइट देखता है, क्योंकि उनकी आंखों का मूवमेंट नहीं होता, वो अपने गर्दन को घुमा घुमा के देखते हैं। तो इस तरह की अगर चीज़ें हों तो उसको आप क्या कहोगे। तो अब इस तरह की चीज़, तो क्या उसको फ्रंट पेज को देखोगे, बिल्कुल नहीं। जैकेट मतलब उसका जो कवर होता है ये भी नहीं, ब्लर जो है ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रीफेस। आप वहाँ पे चेक करोगे कि क्या प्रीफेस कर रहे हो, मतलब पहले चैप्टर को देखोगे फिर दूसरे चैप्टर, फटाफट ऐसे आगे पीछे हम लोग देखते चले जाते हैं। मतलब अगर ये हमारी बुक है, मान लो स्किन, अगर ये हमारी बुक है यहाँ पे, ठीक, तो क्या होता है, और इसका कवर है यहाँ पे, तो कुछ चीज़ों को फटाक से हम इधर देखें, कुछ इधर देखते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रीफेस बोलते हैं। और यही कहा गया कि द बर्ड आई व्यू। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, हमारा चौथा। ठीक, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन आर, जो मतलब जिसको लर्निंग में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चे क्या होते हैं। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें, स्लो इन एक्टिविटी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कुछ और दिक्कत हो, क्योंकि स्लो एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी से बच्चा थोड़ी लर्निंग करता है। लो इन इंटेलिजेंस, इससे भी कोई मतलब नहीं हमारा। तो पहला ऑप्शन आपसे हो जाएगा, इसमें क्या दिया कि डेफिशिएंट इन यूजिंग पोटेंशियल, मतलब जो उनकी क्षमता है उसको वो निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो या तो उनकी थोड़ी कमी रहती है या तो टीचर की कमी रहती है, तभी लर्निंग में थोड़ा सा डिसेबिलिटी आती है, बच्चा सारी चीज़ें सही सीख नहीं पाता। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसकी बात की क्या है, यूजिंग पोटेंशियल, मतलब अपनी पोटेंशियल को, जो अपनी क्षमता को बाहर नहीं निकाल पाते। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ दिया कि रेमेडियल टीचिंग। अब देखो रेमेडियल टीचिंग हर मतलब एक मॉक टेस्ट में आ ही जा रहा है। मैं बार बार इसको ये बता रहा हूँ कि चीज़ों को रेमेडियल टीचिंग मतलब कि उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है कि पहले बच्चों के अंदर डायग्नोसिस करो, प्रॉब्लम क्या है उसको पढ़ाओ। मान लो कोई दिक्कत आ रही है, फिर से डायग्नोसिस करो, फिर से पढ़ाओ, बस इसके अलावा रेमेडियल टीचिंग कुछ नहीं है। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम देखें चौथे ऑप्शन के, यहाँ क्या दिया कि मोर लाइक ए क्रैश कोर्स, ऐसा कुछ नहीं है। रेमेडियल टीचिंग क्रैश कोर्स वगैरह थोड़ी करवाया जाता है।
तीसरा ऑप्शन की बात करें, यहाँ दिया कि नीड नॉट ए हाईली स्पेसिफिक एंड नीड बेस्ड, इसमें कोई भी नहीं, मतलब आवश्यकता के हिसाब से कुछ भी मतलब जरूरी नहीं है, इसमें ये दिया है। जबकि रेमेडियल टीचिंग में यही होता है कि बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से चीज़ें पढ़ाया जाए, बट यहाँ पर दिया कि आवश्यकता के हिसाब से चीज़ों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरे ऑप्शन की बात किया जाए, यहाँ पर दिया कि समथिंग वेयर अचीवमेंट इज एक्सपेक्टेड टू वेरी लो, जब अचीवमेंट है जो उसको एक्सपेक्ट किया जाए और बहुत कम आए तब इस शिक्षण का उपयोग किया जाता है, ये भी नहीं हो गया। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि एकदम सही है, क्योंकि आप देखिए नथिंग बट रीटीचिंग, इसका मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट उस चीज़ को बार बार पढ़ाया जा रहा है। बार बार पढ़ाने का मतलब कि अपने पैटर्न को बदलकर बच्चों को देखा जा रहा है कि हाँ क्या दिक्कत है, फिर पढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद चेक किया जा रहा है कि बच्चों कितने बच्चों को समझ में आया, मान लो उसमें 2-4 बच्चों को आया, का को नहीं, फिर से पढ़ाया जा रहा है। तो यही इसका मतलब होता है, रेमेडियल टीचिंग का मतलब यही होता है। ठीक, तुम्हारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए क्वेश्चन सच एज व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब बच्चों से पूछा जाता है कि इस पैसेज का थीम क्या है, तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चौथे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे दिए हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब किसी चीज़ को अपने बस में करके चीज़ें पूछना, तो ऐसा तो है नहीं, आपको पैसेज पढ़ रहे हो तो कोई बस थोड़ी कर पाओगे उसमें। दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि पैसेज से जो क्वेश्चन पूछा जाए तो कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन बोलते हैं, बट यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन थीम क्या है, तो कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन नहीं हुआ। पहला क्या है, फैक्चुअल हो गया, फैक्ट मतलब फैक्ट की चीज़ें निकालना, उस पैसे से जो फैक्ट पूछा जाए, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए, उसको फैक्चुअल क्वेश्चन कहेंगे। बट यहाँ पे क्या है, मेन थीम, पैसे की मेन थीम को बताना है, तो क्या मतलब अनुमान लगाना है, और उसका मतलब ही यहाँ पे है इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन। ठीक, तो जब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाए इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन, जिसका मतलब अनुमानिक क्वेश्चन पूछना। ठीक, तो अनुमान लगा के बच्चा बताएगा ना किसका पैसेज क्या, एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएगा, अनुमान एक बार लगाएगा, 2-3 बार उसको चीज़ समझ में, अच्छा हाँ ये पक्का होगा। ठीक, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन आपका ये दूसरा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है इन ए लैंग्वेज क्लासरूम विच स्किल एमंग द वन ऑफ द लिस्टेड बिलो कैन नॉट बी टेस्टेड ए फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन, कौन सा ऐसा है जिसको नहीं यूज किया जाता है। ठीक, कौन सा ऐसा स्किल है क्लासरूम में जिसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक, या जिसका यूज नहीं किया जाता, तो क्या हो जाता है, रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो किसी इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए पढ़ाया जा रहा होगा। ठीक, क्योंकि पैसेज को पढ़ेगा तो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेज, जो वहाँ पे फ्रेज यूज हुए हैं, जो वर्ड यूज हुए हैं उसकी मीनिंग निकालना, ये भी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप वहाँ बच्चों को फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन में यही चीज़ तो हम निकलवाते हैं। तीसरा क्या है, रीडिंग फॉर प्लीजर, अगर बच्चे का आप कोई रिटन एग्जामिनेशन करवा रहे हो तो क्या उसके प्लीजर को देख रहे हो कि उसको कितना आनंद आया था उसमें, यही हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसमें सही, क्योंकि इसमें कैन नॉट टेस्टेड, क्या चीज़ नहीं टेस्ट किया जाता है, बच्चे को कितना आनंद आया ये टेस्ट नहीं किया जाता है, हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन की बात यहाँ की क्या दिया है, इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रहेंशन, मतलब अनुमान लगाया जाएगा बच्चों में, नहीं बस उसमें देखा जाए कि बच्चे कितना पढ़े, एक तरह से मूल्यांकन की बात यहाँ पे रही। तो मूल्यांकन बच्चे को कितना आनंद मिला ये थोड़ी हम मूल्यांकन कर पाएंगे ना, हमको ये करना ही है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इस क्वेश्चन की अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे दिया है कि ए 2.5 ईयर मतलब 2.5 साल का बच्चा है, पिक ए सिबलिंग बुक, सिबलिंग का मतलब जो आपके भाई बहन हो उनकी बुक उठाया और लुकिंग एट द पिक्चर टेल ए स्टोरी, अब उस पिक्चर को देखा और एक स्टोरी बताया। ठीक, तो वो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, यही आपको बताना है। तो पहला क्या है, इमरजेंट स्टूडेंट। अब देखो इमरजेंट का मतलब पहले आपको समझना होगा, इमरजेंट मतलब आकस्मिक। तो अगर बच्चा मतलब किसी अपने बड़े भाई या छोटे भाई की बुक उठा के, या 2.5 साल का बच्चा है तो बड़े भाई की पक्का उठाएगा, छोटा बच्चा है बुक उठा के देख के स्टोरी कहने के लिए कह रहा है, तो क्या होगा, इमरजेंट स्टूडेंट होगा, नहीं ना। इमरजेंट मतलब आकस्मिक स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या, इमरजेंट रीडर, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। इमरजेंट रीडर का मतलब क्या हो, पिक्चर देख के वो चीज़ों को समझ पा रहा है या उससे एक स्टोरी निकाल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इमरजेंट रीडर, आकस्मिक रीडर है वो। ठीक, एक अचानक में पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक, ये हो गया यहाँ पे। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, क्या दिया, इमरजेंट स्टोरी राइटर। अब 2.5 साल का बच्चा राइटर थोड़ी हो जाएगा। और तीसरा क्या है, इमरजेंट राइटर, ये भी गलत हो गया। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाए, इमरजेंट रीडर होगा वो। ठीक, और स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि 2.5 साल का बच्चा स्टूडेंट नहीं होता है, बट चीज़ों को देख के थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे। 2.5 साल का बच्चा क्या ही सीखेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इमरजेंट रीडर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो यहाँ पे देखो तो फॉर्मेटिव की बात हुई है। ठीक, फार्मेटिव असेसमेंट और समेटिव की बात हुई है, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि फार्मेटिव और समेटिव में अंतर क्या है। फार्मेटिव असेसमेंट जब होता है जब आप प्रोसेस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक, जब अधिगम की प्रक्रिया चल उसके दौरान होता है, मतलब आप पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं किसी बच्चे को दिक्कत, फिर से आप बता दे रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और हमारा जो समेटिव असेसमेंट होता है, जब हम बच्चों को पढ़ा के पूरा एक चैप्टर या एक यूनिट खत्म करके जब टेस्ट लेते हैं, तो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है। बस इतना हमें जानना है। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए हैं। पहले स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे लिखा है कि ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन फॉर असेसमेंट। अब बताओ जितने भी फॉर्मेटिव टास्क हैं क्या वो असेसमेंट करने के लिए किए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ अब बताए ना फॉर्मेटिव का मतलब क्या, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसके दौरान आप कर रहे हो, ठीक, उसके दौरान देख रहे हो कौन से बच्चों को दिक्कत आ रही है, उसके हिसाब से पढ़ा रहे हो, तो उसका जो असेसमेंट का टास्क ये नहीं है, ठीक, हर बार आप टास्क थोड़ी इसको करोगे। तो ये हो गया, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब मैं बताया ना सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के दौरान, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तब करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, असेसमेंट नहीं होगा, ये उसी दौरान चलता रहता है, एक प्रक्रिया है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ट्रू की बात हुई। दूसरा क्या है, असाइनमेंट नीड टू बी गिवन एज क्लासरूम फॉलोड बाय द होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वेराइटी एंड प्रैक्टिस। अब देखो असाइनमेंट होमवर्क ये सब चीज़ आ गई तो हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो तीसरे की बात करें, हम देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग ए लेसन। अब देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट कह रहा है आफ्टर टीचिंग लेसन, जबकि समेटिव असेसमेंट होता है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट में जो वहाँ पे वो होता है कंडक्टेड ओनली आफ्टर। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें दिया है कि जब कक्षा खत्म हो जा रही है, जो हम कुछ पढ़ा रहे हैं उसके बाद होता है, ऐसा नहीं, ये समेटिव असेसमेंट होता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। बाकी इसको देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है, ठीक। इसमें ये दिया गया है while all formative tasks mean to improving teaching learning, ठीक, टीचिंग लर्निंग सम आर यूज्ड असेसमेंट टू। जो भी फॉर्मेटिव टास्क यहाँ पे होते हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, कभी कभी इसका यूज असेसमेंट के लिए भी किया जाता है। यही तो हमारा ऑप्शन सही होगा ना। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सबसे बेस्ट और हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन की बात करें, आप दिया कि डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टी इन। अब देखो डिसलेक्सिया, हम इसको बहुत बार होता है, डिसलेक्सिया में मतलब क्या आ रहा है, लक्स आ रहा है, ठीक, लक्स आ रहा है एक तरह से। अब लक्स है, इस छोटे बच्चों को अगर इसको पढ़ाओ तो क्या पढ़ेगा, उसको लुक्स पढ़ेगा, ठीक। तो लक्स को लुक्स पढ़ रहा है मतलब उसको पढ़ने में दिक्कत है। तो जब भी लेक्सिया आए तो आप ऐसे समझिए कि लक्स वो पढ़ रहा है तो मतलब लक्स को लुक्स पढ़ेगा, इसका मतलब उसको पढ़ने में डिफिकल्टी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रीडिंग, ठीक। समझ में आ गया आई थिंक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग which one is the most important prerequisite for the language learning whether first or second। अब देखो, अब यहाँ पे दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विसाइट का मतलब होता है कि भाषा अर्जन करने के लिए जो चीज़ का मतलब भाषा को अगर ग्रहण करना हो तो क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पहला भाषा हो या चाहे सेकेंड भाषा हो, तो ये हमको यहाँ पे देखना है। तो कोई भाषा सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, यही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब पहला क्या है स्टेटमेंट, स्ट्रक्चरल सिचुएशन अप्रोच। अब देखो ये होता है बट एक स्ट्रक्चरल सिचुएशन से ही नहीं होगा, आपको बहुत सारी सिचुएशन चाहिए तब जाके चीज़ हो सकती है। ये गलत हो जाएगा, ठीक। और उनको सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे चुनना है। स्किल बेस्ड, ये अगर कोई इसमें ऑप्शन और सही नहीं होता तो ये हमारा सही होता, बट यहाँ पे अभी हम और देख लेते हैं। स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बच्चे के अंदर भाषा अर्जन को अगर स्किल डेवलपमेंट करना चाहते तो स्किल से कोई मतलब नहीं। ये मल्टीलिंगुअल अप्रोच इससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब आप कई तरीक़ों से बच्चों को सिखा रहे हो तो ठीक है, बट हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा भाषा का यूज किया जा रहा है ऐसा इन्वायरमेंट दे दो बच्चे को तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है, ठीक। तो यही यहाँ पे कहा गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर ये ना होता तो हमारा ये ऑप्शन सही होता, बट अगर ये है तो अगर बच्चे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसा इन्वायरमेंट आप उनको दे दी ताकि बच्चे बोले। लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट मतलब जहाँ सब ज़्यादा बोल रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बात कर रहे हो आपस में, एक ऐसा माहौल जहाँ पे मैक्सिमम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो ऐसे माहौल बच्चा ऑटोमेटिक चीज़ें सीख जाता है। छोटा बच्चा तो ऐसे ही करता है ना, जब पैदा होता है तो अपने घर में एक दूसरे को देख के सीख जाता है, यही यहाँ पे बताया गया। इसकी बात करें, आप दिया कि विच एमंग द फॉलोइंग से दैट इंग्लिश शुड बी कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन ऑफिशियल वर्क ऑफ द यूनियन, ठीक। तो ऑफिस में इंग्लिश वर्ड को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए कौन से एक्ट में किया गया, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्टली आप जान जाइए द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में कहा गया, ठीक। जिसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। इसके लिए मतलब कोई ट्रिक वगैरह नहीं, आप समझ जाइए कि अगर ऑफिस की बात आए तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिस से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, आप इससे डायरेक्टली समझ सकते हैं, ठीक। ऑफिस है तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यहाँ पे यूज होगा, फार्मूला नहीं वो एक्ट होगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज टीचिंग। ग्रामर में जब लैंग्वेज टीचिंग की बात है तो ग्रामर का क्या यूज है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे है आपका, टू एक्वायर द एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट द लैंग्वेज करेक्टली। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कि आप बोल रहे हो और उस चीज़ को लिख पा रहे हो, तो यही तो आपका ग्रामर है बस। और क्या आपको चाहिए, पढ़, जैसे अगर आप बोल रहे हो लिख रहे हो तो पढ़ तो आप लोगे ही। तो यही मेन इसका कारण होता है, इसका मेन रोल यही होता है कि बच्चे के अंदर जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट द लैंग्वेज करेक्टली, यही आपका सबसे बेस्ट और सही ऑप्शन माना जाएगा। आगे देख लेते हैं और कुछ जो ऑप्शन यहाँ पे है क्या है, टू एक्वायर द एबिलिटी टू रीड पोएट्री।
अगर आप लैंग्वेज ग्रामर को सीखते, क्या पोट्री सिर्फ रन करते हो, पोट्री सिर्फ याद पढ़ते हो, ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, टू गेट हायर पोजीशन इन सोसाइटी, ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रामर सीख लिए तो अपनी सोसाइटी में हायर पोजीशन थोड़ी चले जाएंगे। ऑल ऑफ अब क्वेश्चन नहीं, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 में एक ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन और था जो कि जरूरी नहीं था, इसलिए हम उसको हटा ही दिए यहाँ पे। इंग्लिश टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन, जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है प्राइमरी लेवल की, वो किस पे फोकस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर बाइंडिंग द बुक, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाइंडिंग से क्या मतलब, हमें इससे मतलब नहीं। और जो ऑप्शन थे वो भी एकदम वाहियात थे, बेकार थे, उससे हमसे मतलब नहीं था। हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या, एज एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, एज के हिसाब से होना चाहिए, लर्नर की इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए ताकि बच्चा पढ़े तो उसके अंदर इंटरेस्ट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज आप जब डेवलपमेंट वहाँ पे इंग्लिश करा रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव वहाँ पे रहना चाहिए ताकि बच्चा अंग्रेजी सीख पाए। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ में आएंगी आपको। फिर भी कोई कन्फ्यूज आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और या आप हमसे कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो तो आप बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसे करने की। तो आशा करते चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन बार बार करें, कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिए और बताइएगा आपने आज जो 14 क्वेश्चन यहाँ पे कराया आपने उसमें कितना सही किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।